सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय एक बार फिर राजनीतिक है और दिलचस्प भी। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल आखिर काफी ना नुकर के बाद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए तैयार हो गया। ये खबर पिछले 1-2 हफ्ते से सुर्खियों में है, लेकिन इस ऐलान के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस इस बार विपक्षियों के निशाने पर नहीं है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर भी नहीं है, कांग्रेस कांग्रेसियों के निशाने पर है और लगातार इस चुनाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और यही हमारा विषय है, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, वोटर्स पर तनाव। शुरुआत इसकी की सीडब्ल्यूसी की बैठक में आनंद शर्मा के द्वारा। G23 के सदस्य रहे हैं, वर्तमान में कांग्रेस में बने हुए हैं। G23 के नेता गुलाम नबी आजाद अपनी अलग दुकान खोल चुके हैं, लेकिन आनंद शर्मा अभी यहीं पर रायता फैलाने की कोशिश में है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उनके द्वारा उठाए गए सवालों को संबल मिला बाहर बैठे हुए और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद मनीष तिवारी का। मनीष तिवारी ने कहा कि कमाल का चुनाव करा रहे हैं, चुनाव का ऐलान हो गया, चुनाव के तहत नामांकन कब दाखिल करेंगे इसका भी ऐलान हो गया, मतदान कब होगा इसका भी ऐलान हो गया, मतदान का परिणाम कब आएगा अर्थात गिनती कब होगी इसका भी ऐलान हो गया। लेकिन मतदान कौन करेगा इसका कुछ अता पता नहीं है, मतदाता सूची का अता पता नहीं है और इसको लेकर मनीष तिवारी का ऐतराज है। मनीष तिवारी के ऐतराज को साथ लगातार मिल रहा है शशि थरूर, लगातार मनीष तिवारी के सुर में सुर मिला रहे हैं। शशि थरूर को संभावित उम्मीदवार के तौर पर भी राजनीतिक प्रेक्षक दे रहे हैं। इन सबके बीच में अपनी एक अलग आवाज मुखर तरीके से रखने वाले दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह भी कूद गए। उन्होंने भी ट्वीट कर दिया, कांग्रेस पार्टी को इस समय चमचों की जरूरत नहीं है, चुनाव पारदर्शी तरीके से कराने की जरूरत है, पार्टी चमचों से नहीं चलती है, चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर मसला यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपना चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है, जिसके तहत 24 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी अध्यक्ष के संदर्भ में, और जरूरत पड़ने पर 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और वोटिंग अगर हुई तो 19 अक्टूबर को मतगणना के माध्यम से नया अध्यक्ष चुना जाएगा। इस मसले पर विवाद इसलिए आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी में कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि चुनाव में वोट कौन कौन करेगा। पीसीसी के मेंबर्स को चुनाव के तहत वोट डालने होते हैं, वो मतदाता सूची कहाँ है, वो नाम कहाँ है, उनके पते कहाँ हैं, उनके नंबर कहाँ हैं, ये पूछा जा रहा है। और मधुसूदन मिस्त्री समेत तमाम कांग्रेस के लोग दाएं बाएं की बात कर रहे हैं पर बता नहीं रहे। और ये मसला गंभीर इसलिए है कि अतीत पर दृष्टि डालें तो कांग्रेस आई जिसका गठन इंदिरा गांधी ने किया था, उसके बाद 2 बार चुनाव की नौबत आई। एक बार सीताराम केसरी जिनके खिलाफ शरद पवार और राजेश पायलट चुनाव लड़े थे, और एक बार वर्ष 2000 में सोनिया गांधी जिनके खिलाफ जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े थे। तो जितेंद्र प्रसाद ने जब चुनाव लड़ा था तब भी, और राजेश पायलट और शरद पवार के समय पे भी यह विषय रहा। जितेंद्र प्रसाद के संदर्भ में तो बताते हैं कि जब वह चुनाव प्रचार के लिए भोपाल पहुंचे तो पीसीसी के दफ्तर पर भी ताला लगा हुआ था, वो ढूंढते ही रह गए। तो अब बात यह कही जा रही है कि आप हमें चुनाव के अंतर्गत मतदाता की सूची तो उपलब्ध कराएं, उपलब्ध करा क्यों नहीं रहे, यह मसला है। तो इसी मसले पर पूरी बात करते हैं कि चुनाव वाकई होने जा रहे हैं या चुनाव एक धोखा है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस दिलचस्प विषय पर कुछ बात करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि धूमयान्ते वेतानि ज्वलंती सैतानि च धृतराष्ट्र लोलमुका निविज्ञातयो भारतवर्षभ, अर्थात हे धृतराष्ट्र, जलती हुई लकड़ियां अलग अलग होने पर धुआं फेंकती है और एक साथ होने पर प्रज्वलित हो उठती है। इसी प्रकार जाति बंधु भी आपस में फूट होने पर दुख उठाते हैं और एकता होने पर सुखी रहते हैं। वेद व्यास जी ने तकरीबन 5000 साल पहले यह बात कही थी। पर कमाल है, कांग्रेसी इस बदहवासी के दौर, इस बदहाली के दौर में भी इसको याद करने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि ऐसे नाजुक समय पर भी कांग्रेसियों का स्वर एक नहीं, अलग अलग है। इसे ध्यान में रखते हैं उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार श्रवण गर्ग जी एक लंबे अंतराल के बाद फिर हमारे साथ हैं। स्वागत है श्रवण जी आपका। हमारे साथ यशपाल सिसोदिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, वह हमारे साथ हैं। हमारे साथ में प्रताप भानु शर्मा जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश इकाई के। राजू वाघमारे जी भी हमारे साथ में हैं, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ में बादल सरोज जी भी होंगे,
जो सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं। चर्चा की शुरुआत मैं श्रवण जी से करना चाहता हूं। श्रवण जी से ही समझना चाहता हूं कि कांग्रेस ही में लंबे अंतराल के बाद चुनाव कार्यक्रम तो घोषित हुआ, पर इसके साथ विवाद कई हैं, कयास कई हैं। राहुल गांधी बने, ये आवाज सब तरफ से आती है, पर राहुल गांधी की आवाज आती है कि मैं नहीं बनूंगा। और इसके बीच में कई लोगों की बाजू फड़फड़ा रहे हैं मैदान में उतरने के संदर्भ में, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि मतदान करेगा कौन। इस पूरे परिदृश्य को अतीत के संदर्भ में लेते हुए आपकी दृष्टि, ताकि हमें इस कार्यक्रम की दिशा मिल सके। देखिए हिमांशु जी, दिशा तो आपने तय कर दी है जी। आपका कहना है कि ये कांग्रेस के चुनाव को लेकर बीजेपी कुछ नहीं कर रही, कांग्रेस की लोग कर रहे हैं। जी। आपने कहा कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, क्या जानना क्या चाहते हैं? जी। जैसे मीडिया में बीजेपी के एंकर्स हैं ना हिमांशु जी, जी। वैसे ही कांग्रेस में भी बीजेपी के एंकर्स हैं। जी। वो बीजेपी के लिए कांग्रेस में एंकरिंग करते हैं। जी। ये जो लोग मतदाता सूची का मसला उठा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? इनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं? जी। शशि थरूर हैं, मनीष तिवारी हैं। मनीष तिवारी अग्निवीर हैं। जी। उन्होंने अग्निवीर योजना का समर्थन किया था। नौगांव से कांग्रेस के सांसद बारदोलोई हैं, प्रद्युम्न बारदोलोई हैं। जी। इन लोगों की दिक्कत मतदाता सूची है। इनकी पहले दिक्कत थी कि कांग्रेस का पर जो आधिपत्य है वो एक परिवार का है। जी। राहुल गांधी का है, सोनिया गांधी का है। अब दोनों ने कहा कि हमको नहीं बनना है, तब इनको मतदाता सूची से परेशानी है। असल में क्या है, दिक्कत क्या है कि कांग्रेस को लेकर जो बीजेपी में आपने कहा कि उतनी परेशानी नहीं है, मेरा ये मानना है कि ये सारी परेशानी बीजेपी की है और ये लोग बीजेपी की तरफ से परेशानी पैदा कर रहे हैं। जी। पार्टी का संकट है, जी। वो कांग्रेस का संकट नहीं है। जी। कांग्रेस को जो कुल मिलाकर दिक्कत है वो अंदरूनी लोगों से जितनी नहीं है या जितनी होनी चाहिए उतनी है, वो पिछले कई महीनों से है। सोनिया गांधी जब बीमार थी तब भी है थी, और अब जब भारत यात्रा पर निकल रहे हैं ये लोग, भारत जोड़ो यात्रा पर, तो इन लोगों की कांग्रेस तोड़ो यात्रा शुरू हुई है। तो इनका भी उद्देश्य है कि 7 सितंबर के पहले भारत कांग्रेस तोड़ो यात्रा समाप्त हो जाए। मैं इसमें कुछ बहुत ज्यादा, आपने जैसे विषय रखा है कि वोटर्स तनाव में हैं, वोटर्स कोई तनाव में नहीं है जी। कांग्रेस को लेकर सिर्फ एक आदमी तनाव में है, उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो ये देखना चाहते हैं कि कांग्रेस का क्या होने वाला है, और कांग्रेस को लेकर गांधी परिवार ने कहा है कि अब हमको नहीं चाहिए कांग्रेस। कांग्रेस के काफी लोग ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं बीजेपी में, और जो बचे हुए हैं उनको भी शामिल हो जाना चाहिए। कांग्रेस को अगर जिंदा रहना है तो अब संगठन की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को लड़ाई की जरूरत है। और इनमें से जितने लोग मतदाता सूचियों की मांग कर रहे हैं, इनमें एक भी आदमी सड़क की लड़ाई का आदमी नहीं है, एक भी नेता सड़क की लड़ाई का नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव के बाद चुनाव की वैधता पर सवाल उठाएंगे, मतदाता सूची पर उठाएंगे, परिणामों पर उठाएंगे। 19 अक्टूबर के बाद ये नया वितंडावाद खड़ा करेंगे जी। इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है हिमांशु जी। ये एक प्रायोजित स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। तो श्रवण जी का तो दो टूक तौर पर कहना है, अभी कांग्रेस में भाजपा के एंकर बैठे हुए हैं, भाजपा द्वारा सिखाई गई कही गई बात पार्टी में रहते हुए बोल रहे हैं, और कुल मिलाकर इन्हें कांग्रेस को
खत्म करने में दिलचस्पी है, कांग्रेस को बनाने में दिलचस्पी नहीं है। भावार्थ कुल मिलाकर श्रवण जी का ये है। तो मेरे साथ में प्रताप भानु जी हैं। प्रताप भानु जी से समझना ये चाहता हूं, ये कांग्रेस में बैठे हुए बीजेपी के एजेंट, जैसा श्रवण जी बता रहे हैं, एक तो इससे आप भी इत्तेफाक रखते हैं, हाँ हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, या आप खारिज करते हैं श्रवण जी को, नहीं नहीं श्रवण जी हमारे सम्माननीय नेताओं के संदर्भ में ये कैसी बातें कर रहे हैं, एक। और दूसरा जानना ये चाहता हूं कि अगर आप श्रवण जी के आकलन और विश्लेषण से सहमत हैं तो इतने कमजोर, इतने लाचार, इतने लिजे आप लोग क्यों हैं कि लोग आपकी पार्टी में आपके खिलाफ, आपकी व्यवस्था के खिलाफ जो चाहे सो कर रहे हैं और आप उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, केवल दुख बना लेते हैं। आजाद जी गए, बड़ा दुखद है, बहुत दुख की बात है। तो थोड़ा प्रताप भानु जी दृष्टि मिले आपसे, क्या सोच रहे हैं आप इतने वर्ष खपा देने के बाद कांग्रेस में? देखिए डॉक्टर हिमांशु साहब जी, आप भी कांग्रेस को और कांग्रेस की रीति नीतियों को, कांग्रेस की निर्वाचन प्रक्रिया को उतना ही जानते हैं जितना हम जानते हैं जी। और आदरणीय श्रवण गर्ग साहब जो कि हमारे देश के सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में हैं और बेबाक बात करते हैं जी, उन्होंने आपकी पूर्वाग्रह से ग्रसित टिप्पणी पे भी टिप्पणी करने से नहीं चूके जी, कि आप स्वयं भी अपनी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कांग्रेस के ऊपर या चुनाव प्रक्रिया पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो नहीं शोभा देते। जी, जब चुनाव नहीं हो रहे थे तब चुनाव की मांग करी जा रही थी। जी। गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव न लड़े, इनसे हटाया जाए। कांग्रेस नेतृत्व को इस बात के लिए बीजेपी और सभी दूसरे उनके सहयोगी दल कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस को तोड़ रहे थे। कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त हुई। मध्य प्रदेश में सरकार गिरी, कर्नाटक में सरकार गिरी, हमारे मणिपुर में सरकार गिरी, आपके महाराष्ट्र में सरकार गिरी, हरियाणा में सरकार कैसे बनी और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है। जितनी राजनीतिक गंदगी भारतवर्ष में इन 7-8 वर्षों में भाजपा के और नरेंद्र मोदी और शाह के देखरेख में हुई है, मेरे ख्याल में देश के 70 वर्षों में भी ऐसी राजनीतिक खरीद फरोख्त और ऐसी भ्रष्ट आचरण से सरकार बनाने की बात कभी नहीं कही। जहां तक कांग्रेस संगठन के चुनाव हैं, ये हमें एक निर्धारित प्रक्रिया है। कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुनाव होते हैं और उसके अनुसार चल रही है। वोटर लिस्ट की बात वो लोग कर रहे हैं जो चुनाव में जीत नहीं सकते, बहानेबाजी कर रहे हैं। काय की वोटर लिस्ट बन चुकी है। हम स्वयं मणिपुर राज्य के निर्वाचन अधिकारी हैं, पीआरओ हैं। हम अपने जो वोटर लिस्ट है वो वहां के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को दे चुके हैं, प्रकाशित हो चुकी है, सबको अपना ज्ञान है, मध्य प्रदेश में मिल चुकी है। यदि किसी को जानना है तो प्रदेश में जाके या एआईसीसी के जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है जिसके मधुसूदन मिस्त्री अध्यक्ष हैं, उनसे जाके बात करें, देख लें क्यों बयान दे रहे हैं अखबारों में, क्यों मीडिया में जा रहे हैं। वो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं जो गर्ग जी ने कहा। यदि वो पार्टी के अंदर पार्टी के हितैषी और पार्टी के कार्यक्रमों के हितैषी होते, उसमें विश्वास उनका होता, तो इस तरह की बातें नहीं करते। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है प्रताप भानु जी। और आपने तो बता दिया कि मैं तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हूं। हालांकि मुझे समझ में नहीं आया कि श्रवण जी ने मुझ पर टिप्पणी कब की। मैंने आपकी पार्टी के नेताओं के कहे हुए बयानों को धृत करते हुए उनसे दिशा लेनी चाहिए और आपको लगा कि मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हूं। चलिए, आपके इस आक्षेप को स्वीकार करते हैं, पर आपसे जानना चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र की स्थापना करने में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का रहा। कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश आज़ाद हुआ तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत संविधान तैयार करके देश ने आत्मसात किया। कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पारदर्शी हो चीज़ें। कांग्रेस वो पार्टी रही जिसने यूपीए के अंतर्गत आरटीआई जैसी अनूठा कार्यक्रम घोषित किया, उसे लागू किया। वो कांग्रेस पार्टी अपनी चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर इतनी लचर और इतनी कमजोर क्यों दिखाई दे रही है? आधुनिकता के इस दौर में, तकनीक की उन्नति के इस दौर में आप चाहते हैं प्रताप भानु जी कि अगर मतदाता सूची देखनी है तो मणिपुर जाइए, वहां पर देख लीजिए। मुख्यालय किस लिए है? मुख्यालय में मतदाता सूची का प्रकाशन करने में, आपकी वेबसाइट में डालने में क्या दिक्कत है? इस देश में जो निर्वाचन आयोग है वो कभी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है, उससे पहले बाकायदा मतदाता सूची का प्रकाशन करता है, उस पर आपत्तियां मंगाता है, आपत्तियों का निराकरण करता है, हर व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाती है। कांग्रेस पार्टी ने तो इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की है प्रताप भानु जी।
पारदर्शिता के संदर्भ में सोनिया गांधी का आग्रह रहा है। ऐसी पार्टी के अंदर से ही पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं और आप इसके संदर्भ में पूर्वाग्रह कह रहे हैं, जाइए मधुसूदन मिस्त्री से मिल लीजिए, उनसे मांग लीजिए। आपको लग रहा है वाकई आपकी दलीलें स्वागत योग्य हैं या आप भी उन कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए बेकरार और बेचैन हैं जिसके तहत जैसे भी हो बस चुनाव की औपचारिकता हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम कोई उत्साह ज्यादा अति उत्साहित हो या बेचैन हो, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये हमें देख लेना चाहिए कि यदि देश में लोकतंत्र की स्थापना करी या संविधान की संरचना करी तो कांग्रेस के विद्वान लोगों ने ही करी। कांग्रेस का जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की कांग्रेस की निर्वाचन प्रक्रिया क्या है और उसमें संविधान में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ने तदनुसार ही काम किया है, कोई नया काम या छिपाने वाला काम नहीं किया। मैं हिमांशु जी आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने आज तक भाजपा की इलेक्टोरेट लिस्ट को देखा है? क्या उनके इतनी आधुनिक और इतना आधुनिक कार्यालय है उसमें वेबसाइट पे देखा है क्या? अरे कमाल की बात कर रहे हैं प्रताप भानु जी। आपने कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सवाल को लेकर भाजपा पे जानना चाहा, आपने कभी भाजपा में चुनाव होते हुए देखा है क्या? भाजपा में आज तक मतदान हुआ है क्या? भाजपा के 42 साल के इतिहास में आपने कभी देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 2 आदमी आए हो, उनके बीच में फैसला हुआ हो? अरे वहां फैसले दूसरे तरीके से होते हैं, आप भी मान लीजिए ऐसे फैसले होते हैं। भाजपा की लिस्ट तो मैं तब देखूं ना जब वो लोग चुनाव कराएं। आप चुनाव करा रहे हैं, आप चुनाव प्रक्रिया को अंगीकार कर रहे हैं और आपके ही नेता, आपके ही सम्मानित नेता, आपके ही वरिष्ठ नेता ये सवाल उठा रहे हैं प्रताप भानु जी, तो आप इतने घबरा क्यों रहे हैं, इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, आपके हर बात का जवाब देने तैयार हूं और ये पार्टी का संविधान मेरे पास रखा हुआ है, देख लीजिए जी। इसमें कौन से क्लॉज में क्या लिखा है ये समझना चाहेंगे आप तो मैं जरूर बताऊंगा। और पूछिए आप निर्वाचन प्रक्रिया की कौन सा क्लास पूछना चाहते हैं? एआईसीसी अध्यक्ष का चुनाव पूछना चाहते हैं? कितने लोगों की जरूरत होगी? इलेक्टोरेट लिस्ट कहां प्रकाशित होगी? इलेक्शन अथॉरिटी की क्या क्या प्रक्रिया है, उसके सामने क्या रहेगा, मैं सब बताने तैयार हूं। अच्छा तो बस इतना बताइए प्रताप भानु जी, शशि थरूर बेपड़े आदमी है, मनीष तिवारी भाजपा के एजेंट हैं और बाकी लक्ष्मण सिंह से हमें तमाम लोग जो सवाल उठा रहे हैं, इनकी टिप्पणियों को लेकर प्रताप भानु शर्मा क्या कहना चाहते हैं? फिर मैं यशपाल जी के पास आगे बढ़ूं। किसी की बातों पर हम अपनी नीति को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकते आदरणीय हिमांशु जी। अरे प्रताप भानु जी, आपको शशि थरूर, मनीष तिवारी सम्मानित सांसद विद्वान व्यक्ति किसी में दिखाई दे रहा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? यशपाल सिसोदिया जी के पास चलता हूं। श्रवण जी जैसा प्रखर पत्रकार, श्रवण जी जैसा वरिष्ठ विश्लेषक इस नतीजे के साथ में है, हो कांग्रेस के अंदर रहा है पर भाजपा के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट के अनुसार हो रहा है। यशपाल जी, आपको मिल रहे इस श्रेय पर, इस उपलब्धि पर कितना मुग्ध हैं आप और श्रवण जी के कितने आभारी होने के लिए व्याकुल हैं? डॉक्टर साहब, हमको तो आश्चर्य हो रहा है जी। कांग्रेस के संगठन के चुनाव हो रहे हैं या होने की संभावना है या होना बताया जा रहा है जी, लेकिन सारे कांग्रेस के नेता भानु प्रताप जी जैसे व्यक्ति और अन्य लोग मोदी जी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। अरे आपका संगठन है, आपकी व्यवस्था है, मतदाता सूची अगर ठीक नहीं तो ठीक करो और लोकतंत्र की जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया का पालन करो। और सीडब्ल्यूसी कोई छोटी मोटी कमेटी का? डॉक्टर साहब, मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था, कांग्रेस तो तनाव में है डॉक्टर साहब, चौपाल से लेकर के भोपाल तक और सड़क से लेकर के संसद तक पूरे राष्ट्र में कांग्रेस अभी तनाव में है। न नीति है, न नेता है, न नेतृत्व है और अनुशासनहीन है। अब सीडब्ल्यूसी में ही डॉक्टर साहब अगर प्रश्न चिन्ह लग रहे हो मतदाता सूची को लेकर के, पारदर्शिता को लेकर के जी, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन क्या टिप्पणी करेगा इसमें? ये इनके दल का मामला है और आपने जिन लोगों के नाम लिए, आनंद शर्मा जी, मनीष तिवारी जी, शशि थरूर जी, कौन प्रश्न कर रहे हैं? वो लोग प्रश्न कर रहे हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। सवाल वे लोग उठा रहे हैं जो वर्षों से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। अरे हमारा तो कहना है कांग्रेस में लोकतंत्र की परिपाटी और परिपाटी कहाँ है डॉक्टर साहब? अगर लोकतंत्र की परिपाटी होती, चुनाव यदि होते तो इस देश में दर्जनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते, दर्जनों। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के
हर साल 2 साल 3 साल में अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं। कांग्रेस अभी सदमे में भी है। और देखिए, मन किसी का साफ नहीं, डॉक्टर साहब। इसके मतदाता सूची को लेकर के जो भी आदान प्रदान हो रहा है विचारों का, जो अनुशासनहीनता प्रकट हो रही है, इसमें मन किसी का साफ नहीं है। डॉक्टर साहब, बारात तो है कांग्रेस की बहुत बड़ी, लेकिन दूल्हा तय नहीं है। और अभी आप आगे आगे देखिए, अभी चुनाव चॉकआउट हुआ है, नॉमिनेशन की फाइल होने दीजिए, क्या गुल खिलता है, क्या लोकतंत्र तार तार होगा, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। और मैंने हिमांशु जी आपकी रिपोर्ट में सुना और मैंने उसको नोट भी किया है, लक्ष्मण सिंह जी जो कभी सांसद रहे हैं, आज विधानसभा की सदन में वरिष्ठ सदस्य के रूप में है। देखिए क्या बोलते हैं, जो भी अध्यक्ष बने सकारात्मक राजनीति को प्रोत्साहन दे। क्या मायने उनके इस ट्वीट का, क्या मतलब निकाले कि सकारात्मक राजनीति को प्रोत्साहन अब तक कांग्रेस में नहीं दिया जा रहा था जी? क्या नकारात्मक परिदृश्य कांग्रेस के संगठन में था? तब लक्ष्मण सिंह जी जैसे व्यक्ति को आज सकारात्मक प्रोत्साहन दिए जाने वाले अध्यक्ष की तलाश है जी। तो यशपाल जी ने इतनी सारी बातें कह दी, अब इसका उत्तर किससे लें? प्रताप भानू जी तो केवल किताब दिखाना चाहते हैं, मतदाता सूची नहीं दिखाना चाहते। उनकी अपनी ही पार्टी के लोग मतदाता सूची मांग रहे हैं। प्रताप भानू जी हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिखाकर बहलाना चाह रहे हैं। और राजू वाघमारे जी मेरे साथ हैं, शायद उनके पास कुछ और तर्क हों किताब की जगह। तो राजू वाघमारे जी, आपसे ही जानना चाहता हूँ, सवाल भाजपा नहीं उठा रही, सवाल भाजपा के नेता नहीं उठा रहे, जिनको आप बड़ा सम्मानीय बताते हैं वो नेता उठा रहे हैं, जिनको देखकर आपकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उत्साहित होते थे वो लोग सवाल उठा रहे हैं। कौन गलत है? सवाल गलत है, सवाल उठाने वाले गलत है, या आपकी चुनाव प्रक्रिया गलत है? कैसा है हिमांशु जी जी कि चुनाव में सवाल उठाना गलत नहीं है। जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं मीडिया के अंदर, वो स्थिति गलत है जी। पार्टी के आप नेता हो, पार्टी का संगठन है, पार्टी के संगठन की बात है, घर की बात है, तो घर की बात घर में की जा सकती है जी। लेकिन जब ये घर की बात को आप चौराहे पे आके बात करना चाहते हो तो जरूर आपके दाल में काला नहीं है, आपकी दाल पूरी तरह से काली हो चुकी है जी। क्योंकि इसका इस तरीके के सवाल करना और वो भी मीडिया के सामने जी, इसका कुछ मायने ही रखता नहीं है जी। रही बात, भाजपा के प्रवक्ता जी अभी बात कर रहे थे कि हमारे नेताओं ने कहा कि भाई जो भी अध्यक्ष हो सकारात्मक रीत्या काम करे जी। तो वो बोल रहे हैं कि इसका मतलब इसके पहले कोई सकारात्मक काम नहीं कर रहा था। तो ये बात ऐसी हो गई कि अगर अपनी पत्नी को हम कहते हैं कि आई लव यू तो पत्नी बोलेगी क्या इसके पहले आपने प्यार किया ही नहीं जी। ये कैसे सवाल करते हैं भाजपा के लोग? मैं थोड़ा रोकूंगा आपको डॉक्टर राजू वाघमारे जी। क्या है, यशपाल जी थोड़े भले आदमी हैं, तो उन्होंने लक्ष्मण सिंह जी की ट्वीट का छोटा सा हिस्सा ही आपसे साझा किया। मैं यशपाल जी से कहूंगा कि जरा लक्ष्मण सिंह जी ने जो जो लिखा है ना अध्यक्ष चुनाव के संदर्भ में, एक बार पूरा ही पढ़ के सुना दीजिए यशपाल जी, थोड़ा राजू वाघमारे जी को जानकारी में इजाफा हो जाएगा आपके माध्यम से। क्या है डॉक्टर साहब, वो तो चाटुकारिता को लेकर के, चमचागिरी को लेकर के दो शब्दों का उपयोग नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उनके पूरे ट्वीट में मुझे नई बात समझ में आई कि सकारात्मक राजनीति को प्रोत्साहन जो भी दे वो अध्यक्ष बने। तो इसका मतलब तो राजू जी आप ये बताएं कि लक्ष्मण सिंह जी का जो ट्वीट है वो ट्वीट सकारात्मक अध्यक्ष की सोच वाला होना चाहिए। आप ही बता दीजिए कि कांग्रेस में अब तक इतने अध्यक्ष रहे तो क्या वे सब नकारात्मक सोच वाले थे? तो लक्ष्मण सिंह जी को आज सकारात्मक अध्यक्ष की तलाश हो रही है। जी राजू जी, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके की बातें करता है तो उसकी मनीषा ये होती है कि सकारात्मक जो तरीका है वो अभी इसके बाद भी जो इसके पहले था वो इसके बाद भी आना चाहिए। तो उसमें गलत क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि पहले कोई करता ही नहीं था। अगर सकारात्मक तरीका था ही नहीं तो कांग्रेस 65 साल से इस देश में राज करती ही नहीं। हमारे पास ही सकारात्मक तरीका था। ना भाजपा का चुनाव होता है, ना भाजपा के पास कुछ चुनाव के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और फिर भी मुझे बहुत ही दिलचस्प बात ये लगती है कि भाजपा के लोगों के पास थोड़ी भी कुछ लज्जा या कोई नहीं रहता है
क्योंकि इतनी तकलीफ होने के बाद भी उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी चैनल पे आके कांग्रेस के चुनाव प्रक्रिया के ऊपर सवाल पैदा करना, मतलब कितना उनके पास धाड़स रहेगा कि कितना गिरने के बाद हमारी टांगे कितनी ऊपर है। अरे आपके पास तो तानाशाही है, आपके पास तो अध्यक्ष खाली बोला जाता है आरएसएस से कि कौन अध्यक्ष होगा। मोदी और शाह ये जो खाली जिसके पास देखेंगे और जिस प्यून को बोलेंगे कि भाई तू ये कुर्सी पे बैठ, वो अध्यक्ष बनता है। और आप यहाँ आके आपकी हिम्मत देखिए, आप लोकतांत्रिक चुनाव मुझे हिमांशु जी मुझे बोल रहे हैं। हाँ जी वाघबरे साहब। हाँ नहीं मैं यही आप जितना भी भाजपा के संदर्भ में आलोचना कर रहे हैं, लेकिन राजू वाघबरे जी आप अपनी पार्टी के लिए कुछ नहीं बोलना चाह रहे। आपको यशपाल जी पे ऐतराज है, यशपाल जी इस कार्यक्रम में आके इतने सवाल क्यों उठा रहे हैं? यशपाल जी को जाने दीजिए ना। ये चौराहे पर आपकी पार्टी के सम्मान्य नेता चीख चीख कर बता रहे हैं कि कुल मिलाकर चुनाव के नाम पर धांधली हो रही है। क्या कहते हैं इस पे? इसके लिए भी यशपाल जी ही दोषी हैं, उनकी पार्टी दोषी है, या आपकी अपनी पार्टी के अंदर ऐसी बीमारी क्यों फैल रही है? हमारे पार्टी के अंदर ऐसी बीमारी नहीं फैली हुई है। हमारे पार्टी के जो भी नेता इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द पार्टी छोड़ के जाने का है। तो जाने के पहले जितनी तकलीफ दे सकते हैं वो देने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। अगर उनको सही मायने में कांग्रेस के बारे में इतने अच्छे विचार रहते थे तो वो पार्टी के भीतर इसके ऊपर सवाल उठाते थे, ना कि चौराहे पे आके। और रही बात आज इतने सालों से वो कांग्रेस में है, तो कांग्रेस में इस तरीके की ही कांग्रेस की चुनाव की प्रक्रिया होती थी। और कांग्रेस में मतदाताओं की जो सूची है, वो जो कांग्रेसी है उसको सबको मालूम है अध्यक्ष पद के लिए कौन वोट करेगा, पीसीसी वोट करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, ये प्रक्रिया सबको मालूम है। ये खाली लोगों के सामने इस तरीके की बयानबाजी करके कांग्रेस में गलत बातें हो रही है ऐसा बताना, ये बिल्कुल ही गलत है। श्रवण जी के पास जाऊं उससे पहले एक ट्वीट जो लक्ष्मण सिंह जी का है वो आपसे साझा करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं ये ट्वीट किन के लिए लिखा है। लक्ष्मण सिंह जी ने लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव पारदर्शी हो तो कार्यकर्ताओं का विश्वास पार्टी और नेतृत्व के प्रति और बढ़ेगा, पार्टी मजबूत होगी। चमचे परेशान हो सकते हैं, होने दीजिए, पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है, चमचों से नहीं। ये चमचे कौन है राजू जी? देखिए हर पार्टी में चमचे होते हैं, हर पार्टी में नेता होते हैं, हर पार्टी में दरबारी लोग होते हैं, वो हर पार्टी में होते हैं। ऐसा कि खाली कांग्रेस में ही वो लोग होते हैं ऐसा बात नहीं है। और रही बात कि जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वही पार्टी में इतने साल से चुनाव प्रक्रिया में वो खुद भाग ले रहे थे, वो खुद पीसीसी मेंबर बन चुके। तो राजू वाघबरे जी तो इसी विचार के साथ रहना चाहते हैं कि जो प्रक्रिया है एकदम ठीक है, और जो लोग सवाल कर रहे हैं क्या ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के अंदर छलनी का काम कर देंगे? जितने भी कंकड़ के तौर पर दाल के साथ में मुंह में आ रहे हैं, चुनाव होते होते उन कंकड़ों से कांग्रेस को निजात मिल जाएगी, या कांग्रेस में बने रहेंगे? अभी परेशानी का दौर लंबा चलना है। किस विचार के साथ है श्रवण जी आप? हिमांशु जी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूं कि मेरी जानकारी में लक्ष्मण सिंह जी किसी समय बीजेपी में थे, तो वो कांग्रेस में वापस आ गए हैं क्या? बिल्कुल सर, कांग्रेस में वापस आ ही नहीं गए हैं, कांग्रेस से सम्मान्य विधायक के तौर पर मौजूद भी हैं। अच्छा, मैं इस गलतफहमी में था कि वो अभी भी बीजेपी में बने हुए हैं। जी, उनकी भाषा से आपको ऐसा लग रहा है तो आपकी गलती भी नहीं है श्रवण जी, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि लक्ष्मण सिंह जी का ट्वीट मैंने देखा जी, वो जिस भी पार्टी में हो, ये मान लेते हैं कांग्रेस में है अभी वो जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव पारदर्शी हो तो कार्यकर्ताओं का विश्वास पार्टी और नेतृत्व के प्रति और बढ़ेगा। जी, लक्ष्मण सिंह जी ने यह नहीं कहा है कि जो चुनाव होने जा रहे हैं वो पारदर्शी नहीं होंगे। जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि धांधली होने वाली है। जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि घपला होने वाला है।
उन्होंने उम्मीद व्यक्त की है, जैसे कि हम लोग करते हैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रति जी कि भाजपा में प्रजातंत्र कायम हो जाए तो देश के लिए भला होगा। जी तो ये वैसी ही कुछ उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके मूल सवाल पर आता हूं जी और मैं आपके मूल सवाल से सहमति व्यक्त करता हूं। जी वो ये है कि पारदर्शी होना चाहिए जी और मतदाताओं की सूची भी जारी होना चाहिए। देश के एक एक कार्यकर्ता को उपलब्ध होना चाहिए। जी और आपकी इस बात से भी मैं सहमत हूं कि हम लोगों को यह अधिकार नहीं है कि दूसरी किसी पार्टी में क्या हो रहा है उसके बारे में कोई पूछताछ करें, जी चाहे वो तृणमूल हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो, अकाली दल हो, जेडीयू हो, शिवसेना हो। हमको ये अधिकार नहीं है। हमको तो केवल जवाब इस बात का देना है कि कांग्रेस ने क्यों नहीं किया ऐसा, जी क्योंकि इस देश की राजनीति में जवाबदेही सिर्फ कांग्रेस की है। जी क्योंकि 136 साल पुरानी जो संस्था है तो उसकी जवाबदेही बनती है। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं हिमांशु जी, और देश से भी कहना चाहता हूं जी कि देश इस समय, बिल्कुल मैं सहमत हूं कि मतदाता सूची मिलना चाहिए जी और पारदर्शी होना चाहिए। देश इस समय अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है, जी एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन से गुजर रहा है। इसमें पूरी कोशिश है, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, पहले वो लोग कांग्रेस को परिवार से मुक्त करना चाहते थे, अब वो इस चुनाव को टालना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये चुनाव किसी तरह टल जाए, क्योंकि अगर परिवार से मुक्त हो गई कांग्रेस, तो फिर आपके पास कोड़े बरसाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ये है कि आप मतदाता सूची जारी करिए और हम मतदाता सूची को चैलेंज करेंगे और बताएंगे कि हमारे कितने लोगों के नाम आपने काट दिए हैं और जबरदस्ती काटे हैं। चूंकि ये मनीष तिवारी के समर्थक हैं, चूंकि ये थरूर के समर्थक हैं, चूंकि ये प्रद्युम्न बारदोलोई के समर्थक हैं, इसलिए इनके नाम काट दिए गए हैं। इसलिए ये चुनाव अवैध हैं। जब तक इन लोगों के नाम नहीं जोड़े जाते हैं तब तक ये चुनाव नहीं हो सकते। ये पूरी की पूरी कोशिश जो है ये चुनाव को टालने की है। अगर इनका आर्गुमेंट सही होता तो सबसे पहले ये कहते कि मतदाता सूचियों का रिवीजन करवाइए और तब तक गांधी परिवार को सत्ता में बने रहने दीजिए, कांग्रेस में बने रहने दीजिए। गुलाम नबी आजाद ने किस तरह के आरोप राहुल गांधी पर लगाए हैं, जी रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, पूरी पार्टी को तबाह कर दिया उन्होंने। उनके जो डिसीजंस हैं उनके पर्सनल असिस्टेंट लेते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स लेते हैं। जी मेरा ये कहना है कि गुलाम नबी आजाद इतने सालों से कांग्रेस में थे, उनको कभी ये समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है यहाँ। जब वो मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, तमाम थे, उनका हृदय परिवर्तन क्या, वो राज्यसभा में की सीट जाते ही और नरेंद्र मोदी जी के राज्यसभा में भावभीनी भाषण, आंखों से आंसू आ गए गुलाम नबी आजाद के। इस पूरे देश को जो षड्यंत्र चल रहा है कांग्रेस के खिलाफ और विपक्ष के खिलाफ, उसको समझना चाहिए। तो श्रवण जी का सीधे तौर पर आकलन है, यह सारी कवायद कांग्रेस के चुनाव कार्यक्रम को टालने की है। गांधी परिवार से इतर अगर कोई नेतृत्व आ रहा है तो उसको टालने की है, ताकि गांधी परिवार को निशाने पर ले जा सके और कांग्रेस को निशाने पर ले जा सके। और कुल मिलाकर ये कांग्रेस के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र है। मेरे साथ इस चर्चा को समृद्ध करने के लिए वरिष्ठ वामपंथी नेता और विचारक बादल सरोज जी भी जुड़ गए हैं। बादल सरोज जी के विचारों को जानने में भी मेरी बड़ी दिलचस्पी है कि कांग्रेस पार्टी के इस चुनाव के संदर्भ में उनका क्या नजरिया है। क्या बादल जी श्रवण जी की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस और विपक्ष के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र हो रहा है? और अगर षड्यंत्र हो रहा है तो ये पार्टियां उस षड्यंत्र से बचाव के लिए कर क्या रही हैं? सवाल क्या नाजायज है? श्रवण जी भी बोल रहे हैं मतदाता सूची सार्वजनिक होनी चाहिए।
हर कार्यकर्ता को मिलनी चाहिए, पर मिल तो नहीं रही ना। तो ये किसकी गलती है? भाजपा की, कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों की, या कांग्रेस की अपनी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस में चुनाव एक अच्छी खबर है जी। इसलिए कि जब जब इस देश में राजनीतिक दलों के अंदर, खासतौर से कांग्रेस में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हुई है, ये देश मजबूत हुआ है, ये देश समृद्ध हुआ है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र इतना जबरदस्त रहा करता था कि महात्मा गांधी के प्रत्याशी भी चुनाव हार जाया करते थे। न कांग्रेस को उससे कोई नुकसान हुआ था, न देश की राजनीति को उससे कोई नुकसान हुआ था। इसलिए ये बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस एक बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के नाते उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर दोबारा से लौट रही है। बहुत अच्छी बात है जी। उनकी अपनी प्रक्रिया है, उनके अपने तय तौर तरीके हैं, और उसी तय तौर तरीकों के हिसाब से वो अपने चुनाव करवाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे होंगे उनकी पार्टी का मामला, लेकिन देश के लिए शुभ है ये जी। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी भी सीखेगी और अपना नाम किसी लिफाफे में रखवा के नागपुर से लाने की बजाय नीचे से ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ताओं से मतदान करा के वो भी कांग्रेस का अनुसरण करेगी और अपने को लोकतांत्रिक बनाएगी। जहां तक षड्यंत्र का सवाल है, मैं बहुत सोचने के बाद ये कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि श्रवण जी ने जो आशंका व्यक्त की है, बात उससे आगे की है जी। मुझे लगता है कि एक पूरी की पूरी इस बहाने मनीष तिवारी या ऐसे लोगों के बहाने जो पिछले 2-3 वर्षों से लगातार हाशिए पर है और उस तरीके की बात कर रहे हैं जो एक राजनीतिक पार्टी के अंदर बैठ के करनी चाहिए, और उनको अभी तक कांग्रेस ने बनाकर क्यों रखा हुआ है ये मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन ये कांग्रेस का मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि इनको मोहरा बना के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चुनाव आयोग और दूसरी संस्थाओं के माध्यम से कांग्रेस को हाईजेक करने की कोशिश कर सकता है जी। वो ये आरोप लगा सकता है कि इनके यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हो रहे हैं, अलग अलग विवाद आ रहे हैं, और जिस तरीके से नकली एफआईआर लिख के नकली मामलों को लाके एक अवैधानिक रूप से बहुत सारे काम इस देश में किए जा रहे हैं, ऐसा काम भी किया जा सकता है क्योंकि सीबीआई और ईडी के अलावा उनके पास इलेक्शन कमीशन भी है और होने को तो बहुत कुछ भी है जो मैं आपके टेलीविजन की चैनल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नहीं कह रहा हूं, होने को बहुत कुछ है उनके पास। अगर ऐसा होता है जी तो फासिज्म की ओर, उस तानाशाही की ओर एक गंभीर कदम होगा, जो तानाशाही इस देश में एक ऐसा नारा देती है जो दुनिया में कहीं नहीं दिया गया, कांग्रेस मुक्त भारत जी। मुक्त, ये लोकतंत्र का नारा नहीं है जी। हमने कभी भाजपा मुक्त भारत की बात किसी ने भी नहीं की। अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं मैं माफी चाहूंगा बादल जी आपके इस दावे के संदर्भ में। 3 दिन पहले ही बिहार में पहुंचे माननीय तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा है हम भाजपा मुक्त भारत का नारा देते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उस पर ताली बजा रहे थे। तो आपके इस दावे के 3 दिन पहले तक तो हम साथ थे, पर 3 दिन पहले कहानी बदल गई है, कुछ कहेंगे? इस दावे के 2 साल पहले यही केसीआर भाजपा के साथ थे जी। कहानी बदल गई जी। मैं उन राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं कर रहा जो राजनीतिक पार्टियां दूर तक नहीं सोचते हैं। जी। तृणमूल कांग्रेस परसों तक बीजेपी के साथ में लड़ रही थी, आज उसने कहा है कि आरएसएस में अच्छे लोग हैं जी। इसलिए अपवाद और व्यक्तिगत बयानों पर मत जाइए, ट्रेंड पर जाइए। लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी पार्टी को निर्मूल करने की बात करती है तो वो तानाशाही और फासिज्म का बहुत व्यापक दृष्टिकोण दिया है बादल सरोज ने, और चर्चा को एक अलग स्तर भी दिया है। श्रवण जी की बात की आशंकाओं को और विस्तार उन्होंने दिया है। मैं जानना चाहता हूं प्रताप भानु जी के पास कितना डर रहे हैं प्रताप भानु जी श्रवण जी और बादल सरोज जी के द्वारा भविष्य को लेकर जताई गई आशंका को लेकर। लेकिन उससे पहले यशपाल सिसोदिया जी का पक्ष ले लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरे 5 पैनलिस्ट के बीच में 4 एक राय के साथ खड़े हैं। यशपाल जी के कंधों पर थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा आ गई है। बात कांग्रेस के अंदर की हो रही है और हर बात घूमकर भाजपा तक पहुंच रही है। यशपाल जी कुछ हस्तक्षेप तो नहीं करना चाहेंगे? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपकी पार्टी या आपके साथ कुछ ज्यादती हो रही है? अक्सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रताप भानु जी
बादल जी, राजू जी, अन्य अन्य जी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और शाह साहब को, अमित शाह जी को क्यों बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर कांग्रेस अपना काम करे, कांग्रेस का संगठन जिस तरह से चुनाव लड़ना चले, और तानाशाही बार बार बता रहे हैं। क्या इंदिरा जी ने आपातकाल लगा करके देश के लोकतंत्र को खतरे में नहीं डाल दिया था, तार तार कर दिया था? और तानाशाही की जब बात चली है लोकतंत्र पे और प्रधानमंत्री को, ये तब जब यदि किसी पहली मर्तबा तानाशाही शब्द सुनने को मिला, इंदिरा जी ने जो तानाशाही करी थी डॉक्टर साहब, तब जाकर के आज कांग्रेस के लोग मोदी जी से और अमित शाह जी से, और विशेष करके कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो विरोधी दल है, उस पूरे दल के लोगों को आंखों में अगर कोई खटक रहा है तो मोदी जी खटक रहे हैं और अमित शाह जी खटक रहे हैं। अभी बादल जी कह रहे थे, तो आपकी बात को बादल जी ने जिस प्रकार से कहा है, मैं कहना चाहूंगा कि अन्य राजनीतिक दल अगर भारत मुक्त भाजपा की बात करें तो ये नहीं कहा जाएगा डॉक्टर साहब के मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। ये चस्पा क्यों नहीं करते मतदाता सूची? ये मतदाता सूची को पारदर्शिता के साथ क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? क्यों नाम काटे जा रहे हैं? क्यों 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 पारदर्शिता की कमी हो रही है? और क्यों पारदर्शिता की कमी हो रही है? यशपाल जी भी सुर मिला रहे हैं शशि थरूर के साथ में, मनीष तिवारी के साथ में, आनंद शर्मा के साथ में, क्यों नहीं कर रहे आप? लेकिन प्रताप भानु जी, कुछ सोच पा रहे हैं आप ऐसा अपनी जिद में कर रहे हैं और इसके अंजाम क्या क्या हो सकते हैं, ये हमें श्रवण जी और बादल सरोज जी, जिनका सद्भाव है अभी आपके प्रति, आपकी पार्टी के प्रति, वो बता रहे हैं। डर तो नहीं लगने लगा आपको? देखिए श्रवण जी, देखिए हिमांशु जी, श्रवण जी और बादल जी का मैं आभारी हूं कि इन्होंने दूर तक की बात सोचकर इनके अंदर के भाजपा के और आरएसएस के मंसूबों को एक्सपोज किया है, ये मैं मानता हूं जी। और जब हम भाजपा की या मोदी की बात करें तो इन्हें आपत्ति हो जाती है यशपाल जी को जी। और जब यशपाल जी शशि थरूर के स्वर में स्वर बुलाकर कांग्रेस की मतदाता सूची की बात मांगने की बात करें, इन्हें क्या अधिकार है करने का? जी, हमने मतदाता सूची बनाई है, हम रिवीजन कर सकते हैं, हम ग्रास रूट से डेलीगेट बनाकर लेकर आए, हमने चुनाव कराए हैं ब्लॉक लेवल पर, हमने पोलिंग बूथ के चुनाव कराए हैं, इसके बाद हमने डेलीगेट्स बनाए हैं और पूरी सूची उपलब्ध है सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के पास। जो हमारे साथी ने कहा, बागवानी जी ने कहा, इन्होंने कहा, गर्ग जी ने कहा, बादल जी ने कहा कि ये मीडिया में जाने की जरूरत क्या है? आप जाओ, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है, वहां पूरी सूची उपलब्ध है, देख लो। 10 नाम चाहिए अध्यक्ष का फॉर्म भरने के लिए, 10 पीसीसी डेलीगेट, सिर्फ 10 पीसीसी डेलीगेट से आप अध्यक्ष के भर सकते हो। सूची देख के सबसे संपर्क कर लो, सबके फोन नंबर है हमारे पास, पीसीसी डेलीगेट का फोन नंबर है हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट का फोन नंबर है, ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट का फोन नंबर है हमारे पास, पोलिंग बूथ के अध्यक्ष का फोन नंबर है हमारे पास, सबके फोन नंबर उपलब्ध है। आप बहानेबाजी कर रहे हो, झूठे आरोप लगा रहे हो, जानते नहीं हो, और ये लोग ऐसी बकवास कर रहे हैं जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। अरे प्रताप भानु जी, आप बात किसके संदर्भ में कर रहे हैं? यशपाल जी थोड़े ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं माननीय शशि थरूर, बहुत बड़े आदमी हैं, आपको पता है ना, लगातार जीत रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बड़ी जिम्मेदार पदों पर रहे हैं। मनीष तिवारी आपकी यूपीए सरकार में मंत्री हुआ करते थे, आप भूल गए शायद। ये लोग बोल रहे हैं आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आपका तरीका ठीक नहीं है, पार्टी के अंदर चुनाव ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। ये बात यशपाल जी ने नहीं कही, ये बात हिमांशु द्विवेदी ने कही, और सवाल किया बादल सरोज जी ने, उसका कुछ उत्तर दीजिए कि ऐसे लोग लगातार ऐसी भाषा बोल रहे हैं, फिर भी आपकी पार्टी में बने कैसे हुए हैं? क्या डर, क्या भय, क्या दहशत, क्या लालच, क्या लोभ ऐसा है जिसके तहत आप इनको बर्दाश्त कर रहे हैं? जी प्रताप जी। हिमांशु जी, शशि थरूर कभी संगठन के आदमी नहीं रहे, मनीष तिवारी ने कभी संगठन का चुनाव नहीं लड़ा, हमें तो मालूम है वो कैसे एनएसयूआई से आए हैं, हम उस समय एआईसीसी के सेक्रेटरी हुआ करते थे, और इसके बाद आज वो संगठन का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी को पढ़ाना चाहते हैं, और फिर जब संगठन में जो प्रक्रिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है, आज ही क्यों बोल रहे हैं? जब ये चुनाव हो रहे थे
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम प्रताप जी से पूछ रहे हैं ये पार्टी में कैसे बने हुए हैं, बादल जी भी पूछ रहे हैं, उसके साथ में बोल रहे हैं ये कैसे आए थे, ये कैसे हैं, ये कैसे रहे हैं, ये सब हमको पता है और क्यों बोल रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं। राजू वाघमारे जी को लगा कि वो इसका उत्तर दे सकता है, तो मैं राजू वाघमारे जी के पास आ जाता हूं। जी राजू वाघमारे जी, ऐसे लोग क्यों बने हुए हैं? देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है जी। हमारे पार्टी में हर एक को बात करने का अधिकार दिया हुआ है जी। कोई हमारे विरोध में बात करता है उसके लिए उसको पार्टी से निकाल के देना या उसको संसदीय कमेटी जैसे बड़े कमेटी से किसी बड़े नेता को घर पे बिठाना, ये कांग्रेस की परंपरा नहीं है। कांग्रेस अपने विरोधियों के भी साथ में लेके चलता है और लोकतांत्रिक तरीके का पूरी तरह से पालन करता है। रही बात अगर इन नेताओं को अगर लगता रहेगा कि कांग्रेस इतनी ही बुरी है या बुरा काम कर रही है तो ये गुलाम नबी आजाद साहब जैसे इस्तीफा दे के चले जाए। ये क्यों रुके हैं पार्टी के अंदर? ये पार्टी के अंदर कुछ एजेंडा लेके रुके हैं और वो एजेंडा एक और एक मात्र है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को कमजोर करना। ये जो स्क्रिप्ट बात कर रहे हैं ये स्क्रिप्ट इनका अपना नहीं है, ये स्क्रिप्ट भाजपा का है। ये स्क्रिप्ट बड़ा विरोधाभास है राजू वाघमारे जी आपकी बात में। बोले कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, विरोध में कोई बात कर रहा है तो हम उसे भी सुनते हैं। एक तो यह है कि मनीष तिवारी ने स्पष्ट तौर पर कहा है, कान खोलकर सुन लो कांग्रेसियों, हम यहाँ पे किराएदार नहीं है, हिस्सेदार हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। ये बात बोली है मनीष तिवारी ने, किराएदार नहीं है, हिस्सेदार हैं। तो राजू वाघमारे जी आप जो बात बोल रहे हैं। दूसरा आपसे जानना चाहता हूं, एक तरफ आप बोलते हैं कि ये भाजपा की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं, जिन लोगों के संदर्भ में आप नतीजे पर आ चुके हैं कि ये भाजपा की स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं, फिर भी आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। इसे लोकतंत्र माने, लोकतंत्र की मजबूती माने या आपकी कमजोरी माने? आप इतने कमजोर हो गए हैं कि अपनी पीठ पर छुरा घोंपने वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। इस रूप में देखें, क्या समझे आपकी इस लाचारी को? हिमांशु जी, कांग्रेस के हिम्मत के बारे में देश का बच्चा बच्चा भी जानता है कि कांग्रेस की हिम्मत क्या है और कांग्रेस किस तरीके से चलती है। कांग्रेस में ऐसे लोग कितने आए और कितने चले गए, कांग्रेस को मिटाने के चक्कर में खुद मिट गए, लेकिन आज भी कांग्रेस जिंदा है और जिंदा रहेगी और मजबूती से रहेगी। तो ये कमजोर बिमजोरी की बात नहीं है। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, उस तरीके की कांग्रेस है। कांग्रेस इतना कमजोर, कांग्रेस तो हाथी है, ये कुत्ते कौन है? इसको उत्तर दर्शक खोजें। राजू वाघमारे जी ने उपमा दी है, उनकी मर्जी है। पर मेरे साथ में श्रवण जी हैं। श्रवण जी, क्या आप इस विचार के साथ हैं? क्या आप इत्तेफाक रखते हैं प्रताप भानु जी और राजू वाघमारे जी से, या आप बादल सरोज जी के साथ हैं? ऐसे लोग जो कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस को खोखला कर रहे हैं और किन्हीं औरों के इशारे पर कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि अपनी मंशा से कर रहे हैं, दूसरों के कहे अनुसार कर रहे हैं, और फिर भी उनको बर्दाश्त किया जा रहा है, क्यों? मैं हिमांशु जी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि इन लोगों को बनाए रखना चाहिए जी, और इनको निकालकर इनको हीरो नहीं बनाया जाना चाहिए जी। इनको आप ये कहाँ जाएंगे, आप ये बताइए जी कि इनके पास जाने के लिए कहाँ जगह है? जी। बीजेपी को जिन कांग्रेसियों की जरूरत थी उसने ले लिया। बहुत सारे कांग्रेसी हैं, आपके पास तो लिस्ट होगी जी। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ हिमांशु जी, आप इतने पॉलिटिकली जागरूक आदमी हैं जी। सत्यपाल मलिक एक राज्यपाल हैं जी इस सरकार के द्वारा अपॉइंटेड हैं जी। वो रोज सरकार की 12 बजा रहे हैं जी। सत्यपाल मलिक को क्यों नहीं हटा रही है सरकार? जी। बिल्किस बानो मामले में शांता कुमार ने बहुत ही पीड़ा व्यक्त की है जी। जो गुजरात ने किया है। शांता कुमार को क्यों नहीं हटा रहे हैं? जी। आप भारतीय जनता पार्टी में बीसीओ लोगों को ढूंढ सकते हैं, तो उनको क्या वहां बीजेपी में किसने हाथ बांध रखे हैं? कांग्रेस में तो मान लीजिए कि बहुत सारी परेशानियां हैं।
दूसरा ये कि मनीष तिवारी को या शशि थरूर को, अब वो शशि थरूर पर तो शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड का आरोप मोदी जी ने जब लगाया था जी, तब भी कांग्रेस ने कोई पूछताछ नहीं की थी कि भाई ये प्रधानमंत्री देश का किस पर आरोप लगा रहा है इस तरह के। जी, वो तो शशि थरूर को बना के रखा हुआ है, इज्जत से बना के रखा हुआ है और बहुत सम्मान दिया जाता है। जो मैं पहली बार कह चुका हूं उसको रिपीट कर रहा हूं कि मैं कांग्रेस में किसी भी तरह की तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ हूं, जी, परिवारवाद के भी खिलाफ हूं। जी, ये देश में एक पहली बार एक ऐसा मौका आया है आजादी के बाद कि कांग्रेस परिवार से मुक्त होने के लिए छटपटा रही है जी, और बीजेपी खुद मांग कर रही थी कि इसको परिवार से मुक्त होना चाहिए। अब हो यह रहा है कि बीजेपी भी चाहती है कि परिवार से कांग्रेस चिपटी रहे और उनके जो एंकर्स हैं वो भी चाहते हैं कि ये व्यवस्था चलती रहे जिससे कि कांग्रेस को इसी व्यवस्था के चलते समाप्त किया जा सके। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो लोग हैं वो अगर कांग्रेस के और लोकतंत्र के हितैषी हैं, और निश्चित रूप से इन लोगों का कोई जनाधार नहीं है, न तो शशि थरूर का है, न शशि थरूर का तो है, वो चुनाव जीत के आए हैं लोकसभा में वहां से, केरल से, जी, पर बाकी लोगों का कोई जनाधार नहीं है। और अगला चुनाव शशि थरूर कैसे जीतते हैं वो भी देखना होगा। चुनाव तो ये जो मनीष चल रहा तिवारी है, भी चुनाव जीत कर ही आ रहे हैं संगरूर से के पास इलाके से। लेकिन मैं एक सवाल पे जाना चाहता हूं श्रवण जी, आपके पूरे आकलन में बार बार ये बात आ रही है कि परिवार से मुक्त होने जा रही है कांग्रेस। क्या आप इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि इस बार कांग्रेस से गैर गांधी अध्यक्ष बनने जा रहा है? क्या इस आकलन पे आप पहुंच गए हैं? नहीं, मैं नहीं पहुंचा हूं। जी, मैं इसलिए नहीं पहुंचा हूं कि कोई बनने को ही तैयार नहीं है। जी, मेरा जो आकलन ये है कि कोई बनना ही नहीं चाहता है। जी, सोनिया गांधी ने गहलोत से कहा बन जाइए, जी, गहलोत नहीं बनना चाहते। उनको पता है कि राजस्थान की चीफ मिनिस्टरशिप भी चली जाएगी और वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, वो चुनाव में भी उनको हरा दिया जाएगा। जी, कोई बनना नहीं चाहता है। शशि थरूर भी बुरी तरह हारेंगे अगर खड़े हुए तो, और मनीष तिवारी भी हारेंगे। ये लोग हारने वाले लोग हैं, पर ये हारने वाले लोग किसी को जीतने नहीं देना चाहते हैं। दिक्कत ये है। तो फिर परिवार से मुक्त होगा कैसे मामला? परिवार से मुक्त होगा कैसे मसला? आपको मोदी जी की क्षमताओं पर पूरा यकीन रखना चाहिए हिमांशु जी। जी, जैसे देश को है, जी, मोदी जी का नेतृत्व कायम रहेगा तो कांग्रेस को परिवार से मुक्त कर देंगे और कांग्रेस को देश से भी मुक्त कर देंगे। तो कुल मिलाकर अब श्रवण जी का भी भरोसा मोदी जी के प्रति ही चला गया। लेकिन मैं आखिरी टिप्पणी के लिए बादल जी के पास जाना चाहता हूं। और बादल जी, कुल मिलाकर भाजपा क्या चाहती है, मोदी जी क्या चाहते हैं, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण मसला ये है कि भले ही किसी के इशारे पर सही एक मुद्दा उठा है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के निर्वाचन के संदर्भ में पारदर्शिता का। क्या आपको नहीं लगता है कि देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल को इस मसले पर ऐसे कदम सार्वजनिक तौर पर उठाने चाहिए ताकि इन सवालों का सार्वजनिक उत्तर मिल सके? क्या कहते हैं? मुझे लगता है उनके प्रवक्ता की ओर से कोई ना कोई स्पष्टीकरण आया होगा। किसी एक राजनीतिक पार्टी के अंदर चुनाव अगर होता है तो उसकी सूची वो अपने फोरम पे जारी करते होंगे, अखबारों में तो नहीं छापते होंगे। जी, मुझे लगता है भाजपा, मोदी जी और उनके इशारे पर काम करने वालों की रुचि शायद ये है कि मतदाता सूची पहले से आ जाए, सार्वजनिक हो जाए। तो विधायक खरीदते रहे हैं, सांसद खरीद रहे हैं, कुछ मतदाताओं को भी खरीद लेंगे और उस तरीके से मैं फिर उसी बात पर लौट कर आ रहा हूँ और उस तरीके से देश की एक राजनीतिक पार्टी को हाईजैक कर लेंगे। उनकी पार्टी में जिस तरीके से प्रताप भानु शर्मा जी ने कहा कि उनके यहाँ सूची होती है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर के यहाँ पे रखी रहती है, मैं उनकी बात का विश्वास करता हूं। और अगर ऐसा है और ऐसा नहीं है तो उन्हें कांग्रेस में पिटीशन बाहर आकर वो जो कर रहे हैं उससे उनकी नीयत पर
थोड़ा सा संदेह पैदा होता है कि उनका इरादा कुछ और है। तो और कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे विवाद के अंतर्गत पार्टी के प्रति चिंता कम और पार्टी को नुकसान पहुंचाने की मंशा ज्यादा दिखाई देती है। इस चर्चा का निष्कर्ष है। सभी इस राय के साथ में है कि ये लोग जिस भाषा में और जिस लहजे में और जिन फोरम पर बात को रख रहे हैं उसमें पार्टी का हित नहीं दिख रहा है। पार्टी का अहित कैसे हो इसके संदर्भ में कोशिश दिख रही है, लेकिन इसके साथ ही जो पार्टी का हित चाहते हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्या वो लोग ऐसे कदम उठाएंगे? क्या ऐसे मंतव्य सार्वजनिक तौर पर ला पाएंगे जिसके माध्यम से लोगों का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह भरोसा बने कि अध्यक्ष का चुनाव वाकई होने जा रहा है और भावनाओं के अनुरूप ही नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है? देखें कांग्रेस पार्टी इस चुनौती का मुकाबला किस तरीके से करती है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के प्रासंगिक पंक्तियों का। तो हमारे आज की प्रासंगिक पंक्तियां कहती हैं कि बातों बातों में कोई बात खटक जाती है, कि बातों बातों में कोई बात खटक जाती है, एक दो लफ्ज ही बेगाना बना देते हैं। शमीम तारिक ने जब यह शेर लिखा था तो उन्हें नहीं पता था कि लोग आजकल एक दो लफ्ज नहीं बल्कि पूरे पन्ने लिख देते हैं और यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वाकई ये कभी अपने थे। कांग्रेस पार्टी के कई नेता कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में ये सवाल पैदा कर रहे हैं, क्या ये वाकई अपने थे? देखें इस सवाल का उत्तर कैसे मिलता है। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, सोमवार को फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सादा प्रणाम।